इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शंस, जो इसकी मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई के द्वारा 24 मार्च 2025 को दी गई हैं, उन डायरेक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या शामिल है, यानी इस प्रायोरिटी सेक्टर के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्रायोरिटी सेक्टर को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आपका एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रा है, रिन्यूएबल एनर्जी है और अदर्स। तो जो बैंकों में जो टोटल एडवांस किया जाता है, उसका एक सर्टेन परसेंट बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर में करना होता है। यानी कि जो ये 8 आपके लिए दिए गए हैं, इन 8 में एक सर्टेन परसेंट का इन 8 सेक्टरों में लैंडिंग करना अनिवार्य होता है। किन किन 8 सेक्टरों में लैंडिंग करना अनिवार्य होता है? एक सर्टेन परसेंट, जो अभी 40% है। 40% किसके लिए है? कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 करोड़ अगर लैंडिंग करता है कोई भी कॉमर्शियल बैंक, तो उसको कम से कम 40% जो है वो इन 8 सेक्टरों में करना पड़ेगा। इन 8 सेक्टरों में लैंडिंग करनी पड़ेगी। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं या जो फॉरेन बैंक हैं, जिनकी शाखाएं, जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हैं, 20 से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए 40% किसका? एएनबीसी का और सीईओबीए का। ठीक है, 40% किसका? एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस्ड एक्सपोजर, सीओबी। इन दोनों में से जो हायर होगा उसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में करना पड़ेगा। आगे इसी में बात करते हैं। अगर फॉरेन बैंक्स जिसकी जो है 40% से ज़्यादा है, जिसमें 20 ब्रांचों से कम है। कितनी ब्रांचों से कम है? 20 ब्रांचों से कम है। मतलब ऐसी फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर 20 ब्रांचों से कम है, तो उनके लिए 40% उन्हें भी प्रायोरिटी सेक्टर में करना है। लेकिन उनके लिए ये एक्सेप्शन है, उनके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है कि वो 32% क्रेडिट एक्सपोर्ट में कर देंगे। बाकी 8% इन 8 जो सेक्टर अभी हमने आप लोगों को बताए हैं, इन 8 सेक्टरों में से किसी भी सेक्टर में अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। आरआरबीज के लिए यही परसेंटेज 75 है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए भी 75% है। यानी आरआरबीज के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% टारगेट अचीव करना प्रायोरिटी सेक्टर में ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का अगर वो लोन करते हैं, तो 75 करोड़ जो है वो, जो अभी हमने 8 सेक्टर आप लोगों को बताए हैं, उन 8 सेक्टरों में ये लोन करना अनिवार्य होगा। इन 8 सेक्टरों में 75% किसके लिए? रूरल के लिए और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसमें कि जो डोमेस्टिक बैंक्स होती हैं या जो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचें 20 हैं या उससे अधिक हैं, तो उनके लिए क्या है कि 18% एग्रीकल्चर आपको करना है। 18% एग्रीकल्चर करना है। जिन फॉरेन बैंक की शाखाएं 20 से कम हैं, उनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो आरआरबीज हैं, तो उनके लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, आरआरबीज के लिए क्या है कि वो 18% उनके लिए है और 18% स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए है। अब अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की या फॉरेन बैंक की जिनकी शाखाएं 20 से अधिक हैं या 20 है, तो उनके लिए 18% तो एग्रीकल्चर में 18% तो करना है। 18 में से 14% 18% करना है किसका? एएनबीसी का या सीईओबीएसी, यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस्ड एक्सपोजर का 18% करना है।
अब 18 में 14% जो है करना है नॉन कारपोरेट फार्मर्स को, चूँकि जो फार्मर्स इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए करना है, और उसमें भी 10% करना है स्मॉल मार्जिन फार्मर, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए। इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं। सपोज कीजिए 120 करोड़ COB आ रहा है और 100 करोड़ आपका ANBC आ रहा है, तो इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम लेंगे, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर मान लीजिए ANBC 120 करोड़ है, वो हायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 18% 120 का, यानी ये लगभग में आपका आ जाएगा 21 करोड़। तो यानी 21 करोड़ एग्रीकल्चर में करना अनिवार्य होगा, एग्रीकल्चर में 21 करोड़ करना अनिवार्य होगा। अब इसमें 21 करोड़ करना अनिवार्य उसमें होगा। अब कह रहा है कि नॉन कारपोरेट फार्मर्स के लिए, अब नॉन कारपोरेट फार्मर्स के लिए जो है वो 14% करना है। 14% का मतलब ये हुआ कि 120 का अगर 14% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग में 14 14 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 से, 14 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, यानी ये आपका आ जाएगा 0, 14 दूनी 28, 28 के 8 हासिल 2, 14 एकम 14 2 16, यानी 16 करोड़ 80 लाख 16 करोड़ 80 लाख आपको नॉन कारपोरेट बारोवर को करना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या है कि जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, तो उनके लिए 10% का मतलब 12 करोड़ उनको करना होगा। ओके, अब जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है उसके लिए 7.5% है, और जो बिगर सेक्शन है उसके लिए 12% है। और इसी तरह से जो हम बात करते हैं इसकी, जिनकी 20 ब्रांचों से कम है उनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन उसके लिए बस ये है कि वो 32% वो करना पड़ेगा। क्रेडिट के लिए 32, क्रेडिट एक्सपोर्ट 32 करोड़ करेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट 32 करोड़ 32%, और 8% इन जो 8 कैटेगरी दी गई हैं, 8 सेक्टर दिए गए हैं, इन 8 सेक्टर में से किसी। रीजनल बैंक के लिए 75% करना है, जिसमें 18% एग्रीकल्चर के लिए करना है, 14% नॉन कारपोरेट के लिए और 10% कारपोरेट के लिए। इसी तरह से ये तीनों में सेम है। ओके, आगे चलिए। 7.5% जो है वो इन तीनों में सेम है, मतलब फॉरेन बैंक्स जिनकी शाखा 20 से कम है उनको छोड़ करके जो कमर्शियल बैंक्स है या फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी शाखा 20 से ज़्यादा है, या रूरल RRBs हैं, रूरल ग्रामीण बैंक्स हैं, या फिर स्मॉल बैंक्स हैं, सभी के लिए 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लोन देना पड़ेगा। और जो बिगर सेक्शन के लिए 12% है, इसके लिए भी 12% है, लेकिन RRBs के लिए जो है वो आपको देना पड़ेगा 15%। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 60% करना होगा, जिसमें से माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5% जो कि सभी में है, और एडवांस बिगर सेक्शन के लिए 12%। ये आपकी टेबल आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए USP के लिए 60% टारगेट है, और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है, और बिगर सेक्शन के लिए 12% है। इसी तरह से आइए थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, और जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी शाखाएं 20 से अधिक हैं, तो उनके लिए 18% एग्रीकल्चर में वो करेंगी, 14% NCF के लिए करेंगी, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए करेंगी, 10% किसके लिए करेंगी, 10% जो करेंगी वो करेंगी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और 7.5% किसके लिए करेंगी, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, और 12% किसके लिए करेंगी, बिगर सेक्शन के लिए। इसी तरह से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए भी सेम है, लेकिन उसमें जो एग्रीकल्चर का है, जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है, वो इसमें आपको कितना करना है, 75% करना है। ओके, अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, USP है, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर में 60% है, माइक्रो के लिए 7.5% है, और एडवांस
वीकर सेक्शन के लिए है वो 12% है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में आपका आता है फार्म क्रेडिट, और जो इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं उसके लिए नीड बेस्ड है, और इसमें लोन की सुविधा भी अवेलेबल है। वो जो लोन की सुविधा है वो क्या है, लोन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन है, क्या, वेयर हाउस रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट है। तो चूँकि वेयर हाउस रिसिप्ट के लिए हम 12 महीने से ज़्यादा का लोन नहीं देते हैं, कोई भी लोन वेयर हाउस रिसिप्ट के लिए हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं देते हैं। तो ऐसी वेयर हाउस रिसिप्ट जो कि NVR है, क्या है, NVR है। तो NVR के केस में हम क्या करते हैं, 90 लाख रुपए तक का लोन वेयर हाउस की रिसिप्ट, जो वेयर हाउस रिसिप्ट है उनके अगेंस्ट में 90 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। और जो अदर देन NWR या ENWR हैं तो उसमें 60 लाख। यानी एक चीज़ क्लियर हुई कि इंडिविजुअल फार्मर के लिए नीड बेस्ड है, और वेयर हाउस रिसिप्ट अगर NWR है या इलेक्ट्रॉनिक NWR है तो उनके लिए 90 लाख है। अदर के लिए, अदर देन NWR ENWR के लिए 60 लाख है। फार्म क्रेडिट की बात करें तो इसमें 4 करोड़ रुपए हाइपोथिकेशन वेयर हाउस रिसिप्ट के तहत कर सकते हैं, और 2.5 करोड़ कर सकते हैं अदर देन NWER। इसमें रिसिप्ट का बहुत याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक है या NWR है तो 4.5 करोड़ दे सकते हैं, अदरवाइज 2.5 करोड़ दे सकते हैं। और अगर बारोवर जो है FPO है या FPC है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसके लिए 10 करोड़ का लोन दिया जा सकता है। अगर लमसम की इसमें अगर बात आए तो लमसम की बात आती है तब आपका 10 करोड़ लोन दिया जा सकता है। अब नीचे देखें, USP आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव फार्मर्स, कि जो USP होती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, उनको ये अलाउ नहीं किया जाता है कि वो कोऑपरेटिव फार्मर्स के लिए लोन दें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ का लोन दिया जा सकता है, जो शेड्यूल सेकंड में दिया गया है। किस किस कौन कौन सी एक्टिविटी इसके तहत आएंगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आप जब RBI के सर्कुलर 24 मार्च का देखेंगे मास्टर डायरेक्शन करके तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंसिलरी में लोन स्टार्टअप के लिए 50 करोड़, जहाँ पर भी स्टार्टअप आ जाए, चाहे वो माइक्रो MSME से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या कहीं पर भी आपको स्टार्टअप वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा 50 करोड़ का लोन इसमें। फूड और प्रोसेसिंग के लिए, फूड और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ का लोन दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। तो इसमें क्या है कि जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर होते हैं, जिनके पास लैंड 1 हेक्टेयर तक होती है, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जो लैंड होती है वो आपके स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं। यानी 1 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स, यानी जिन फार्मरों के पास में 1 एकड़ लैंड है तो वो क्या कहलाएंगे, मार्जिनल फार्मर कहलाएंगे। और जिन फार्मर्स की लैंड 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक है तो वो स्मॉल फार्मर कहलाएंगे। और इसके तहत लोन जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उनके लिए भी किया जा सकता है, जो ओरल लीजी हैं, मतलब लीज वगैरह पे काम करते हैं, उसको लिए भी दे सकते हैं। यानी जिनके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है वो, लेकिन वो खेतों में काम करते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट सर्टेन डिसाइड की है कि इस लिमिट के तहत उनको भी लोन आप दे सकते हैं। अब जो लोन है 2.5 लाख रुपए तक इंडिविजुअल अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए फार्मर्स को दिया जा सकता है। FPO के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं कि FPO के लिए हम कितना लोन दे सकते हैं। चूँकि याद रखें कि ये जो लोन होता है USP आर नॉट परमिटेड लैंड कोऑपरेटिव फार्मर्स, कि जो एक संगठन के तौर में जो होते हैं फार्मर्स का एक संगठन होता है, जैसे FPO हो गया, FPC हो गया, तो उनके लिए लोन अलाउ नहीं, कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो उनको लिए लोन अलाउ नहीं करेंगे। NBFC की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए पर बारोवर तक ये लोन अलाउ कर सकती हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। MSME की बात करें तो स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ है, और MSME
में चाहे वो KVIC में लोन दिया गया हो, आरती को लोन दिया गया हो, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन दिया गया हो, या लोन टू कोऑपरेटिव प्रोसीड्यूर्स के लिए दिया गया हो, तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा और वो MSME के तहत आएगा। PMGDY हो, प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत दिया गया हो, या ऐसा फंड जो शॉर्टफॉल की वजह से या तो CDB के पास में पड़ा है या फिर मुद्रा लिमिटेड के पास में पड़ा है, जो प्राइवेट सेक्टर में शॉर्टफॉल रह गया था, उस शॉर्टफॉल के अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल का मतलब ये हुआ कि प्रायोरिटी सेक्टर में जो हमने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, उसका जो डिफरेंस है, अगर वो हमारा CDB या मुद्रा के पास में पड़ा हुआ है, मुद्रा लिमिटेड के पास में पड़ा हुआ है, तो वो इसमें कवर होगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट में है, एक तो डोमेस्टिक बैंक्स हो गए, और अगर डोमेस्टिक बैंक्स की बात करें तो इसमें डोमेस्टिक बैंकों के लिए कहा गया है 2% इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहिए, या फिर मैक्सिमम इन्होंने लिमिट भी फिक्स कर दी है, मैक्सिमम 50 करोड़ पर बारोवर। 2% इंक्रीमेंटली ग्रोथ किसका, ANBC का या CEOBSE का, इनका दोनों में से जो हायर है। ठीक है, और अगर जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचें 20 से अधिक हैं या 20 है, तो उनके लिए 2% इंक्रीमेंटल, और फॉरेन बैंक के जिनकी ब्रांचें 20 से कम हैं, तो उनके लिए वही कहा गया है कि वो 32% ANB का या फिर CEOBSE का लोन करेंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में 25 लाख रुपए तक का अगर लोन दिया गया है, तो वो आपका कहलाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, लेकिन वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा। अगर हाउसिंग की बात करें तो इस बार में इन्होंने हाउसिंग को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में कैसे, जिस सिटी की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, और जिसकी 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक है, या जिसकी 10 लाख से कम है। तो आइए हम बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख एंड एबव है, 50 लाख है या 50 लाख से ज़्यादा है, तो उसकी लोन की लिमिट 50 लाख, और इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी मकान बनाने की वो 63 लाख। इसी तरह से अगर हम बात करें जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या एबव लेकिन 50 लाख से कम है, तो उनकी 45 लाख रुपए उसका वो होनी चाहिए, लोन होना चाहिए 45 लाख का, और 57 लाख रुपए का क्या होना चाहिए, कॉस्ट। तो वो आपका इसमें आएगा प्रायोरिटी सेक्टर में। और जिनकी पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, लोन की अमाउंट 35 लाख है, और कॉस्ट है, यूनिट की जो कॉस्ट है वो 44% से 44% से ज़्यादा नहीं है। तो यानी मोटा मोटा इस समझ में आ गया कि इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 50 लाख एंड एबव की पॉपुलेशन है जिन शहरों में, उसके लिए, और जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख तक की पॉपुलेशन है, और तीसरा 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 50 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन, और उसका जो कॉस्ट है मकान बनाने की, जो यूनिट की कॉस्ट है, वो 63 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी जो है 45 लाख रुपए, 10 से 50 लाख के बीच की अगर है पॉपुलेशन, तो 45 लाख रुपए तक का लोन, और उसकी कॉस्ट 57 लाख रुपए तक की। थर्ड है 10 लाख तक जो पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर 35 लाख रुपए या फिर 44 लाख रुपए। आगे नोट करें कि बैंक अगर खुद के अपने एम्प्लॉय के लिए लोन देती है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं कवर किया जाएगा, और या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अगेंस्ट में अगर हाउसिंग लोन दिया गया है, तो वो लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। अगर हम इसमें बात करें हम किसकी, रिपेयर की, तो रिपेयर की अगर हम बात करें तो रिपेयर में क्या है, अगर हम रिपेयर की बात करें तो रिपेयर में भी वही है। अगर 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, तो उसमें 15 लाख है लोन की अमाउंट रहेगी, और 63 लाख उसकी यूनिट की मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 63 लाख होनी चाहिए, और 15 लाख रुपए तक रिपेयर का भी प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होगा।
अगर इसी तरह से 10 लाख से 50 लाख तक की पॉपुलेशन वाले शहर में है तो 12 लाख रुपए और 57 लाख रुपए उसमें वो हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी। तो 12 लाख रुपए तक, यानी 10 से लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है और 50 लाख से कम पॉपुलेशन है किसी शहर की, तो वहाँ पर जो लोन होगा 12 लाख रुपए तक, जो रिपेयर का में लोन होगा वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, जिसकी कॉस्ट 57 से ज़्यादा ना हो। 57 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि टोटल वैल्यू ऑफ हाउस की जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट लग रही है, जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है वो 57 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो उस केस में आप 10 लाख रुपए तक का जो रिपेयर के लिए लोन देंगे वो प्राइवेट सेक्टर में आपका आएगा, जिसकी कॉस्ट की जो कीमत है, मकान की जो कीमत है, घर बनाने की कीमत है वो 44 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये लमसम की बात करें तो लमसम के लिए 60 स्क्वायर मीटर तक का मकान है वो आपका लमसम में कवर होगा। अब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि अगर लोन दिया गया है स्कूल बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, तो 8 करोड़ रुपए तक का लोन आपका प्राइवेट सेक्टर में आएगा। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अगर स्कूल बनाने के लिए है, वाटर सैनिटेशन के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए है, तो आपका 8 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। और 12 और यही अगर कोई हेल्थ केयर बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है टायर 2 टू टायर 6 सेंटर में, तो वो वहाँ पर 12 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो पर बार हुआ 12 करोड़ रुपए तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में आएगा। अब देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ गए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो ही चीज़ें हैं, एक 8 करोड़ है और एक 12 करोड़ है। 8 करोड़ किसके लिए है, अगर वो स्कूल बनाता है, वाटर सैनिटेशन कोई करता है, या वे ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऐसा कुछ करता है, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड टॉयलेट या वाटर इम्प्रूवमेंट, इस तरह का कुछ। और 12 करोड़ रुपए तक का जब कोई हॉस्पिटल एटसेट्रा कोई हेल्थ केयर सेंटर बनाया जाता है तो उसके लिए 12 करोड़। ओके, आगे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर लोन जो है वो दिया गया है पावर जनरेटर के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के लिए, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो 35 करोड़ रुपए तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में आएगा। और ये अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए दिया गया है तो फिर 10 लाख रुपए तक का लोन भी प्राइवेट सेक्टर में आएगा। अदर्स की आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। अदर्स में आपके जैसे SSG हो गए, JLG हो गए, इसके लिए अलग से भी गाइडलाइन है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 लाख रुपए तक का लोन अगर SSG को दिया गया है और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को दिया गया है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। और 1 लाख रुपए तक का लोन जो डिस्ट्रेस पर्सन है उनके लिए अगर दिया गया है तो 1 लाख रुपए तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में आएगा। और जहाँ स्टार्टअप की अगर जहाँ पर बात आती है तो 50 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप में आएगा। बिगर सेक्शन की बात करें तो बिगर सेक्शन ये लास्ट जो अदर में बात चल रही है, ठीक है। बिगर सेक्शन में स्मॉल मार्जिनल फार्मर भी आते हैं और इसमें आर्टिसन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री आती है, जहाँ पर 2 लाख रुपए तक का अगर आपने क्रेडिट दिया है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। या इसी तरह से अगर हमने NRLM के लिए, NULM के लिए, SRM के लिए लोन अगर दिया है तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर में आएगा। SC ST को दिया है लोन आपने, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोन दिया है तो वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर में आएगा। या DRI में लोन दिया है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को लोन दिया है, ठीक है। और अगर वुमेन बेनिफिशरी है तो 2 लाख रुपए पर बार ओवर के हिसाब से लोन अगर दिया गया है तो वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर में
आएगा। और डिस्ट्रेस फार्म पर्सन के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन। और इसमें एक दिया है कि अगर लोन डिसेबिलिटी पर्सन के लिए दिया गया है, जो विकलांग है उसके लिए लोन दिया गया है, तो वो लोन भी प्राइवेट सेक्टर में आएगा। ट्रांसजेंडर के लिए लोन दिया गया है तो वो भी इसी में आएगा। एक चीज़ हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम चीज़ देखने जा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू RIDF, द इंटरेस्ट रेट पेएबल टू बैंक फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू RIDF एंड अदर फंड शैल बी। ठीक है, अगर कोई बैंक है वो RIDF में अपना पैसा जमा करती है, ठीक है, अमूमन क्या होता है कि RIDF में पैसा तभी जमा करती है जब उसका प्राइवेट सेक्टर का टारगेट है वो क्या होता है, कम होता है, टारगेट उसका शॉर्टफॉल होता है। ठीक है, तो RIDF में जो पैसा जमा होगा तो अगर ये लेस देन 5% पॉइंट है, क्या है, शॉर्टफॉल, ओवरऑल जो शॉर्टफॉल है 5% तक है, तो बैंक रेट में से 2% माइनस करके जो बैंक रेट चल रही होगी, जैसे मान लो 8% बैंक रेट चल रही है तो 6% आपको वो पेमेंट करेगी RBI। अगर शॉर्टफॉल 5% से 10% तक है तब फिर आपको बैंक रेट में से 3% माइनस होगी। और अगर शॉर्टफॉल 10% से ज़्यादा है तो फिर आपको मान लीजिए जो बैंक रेट है 8% है तो उसमें से 4% माइनस करके, यानी 4% पर 4% ही ब्याज RIDF फंड जो बैंकों ने जमा किया है उस RIDF में डिपॉजिट जो फंड है उस पर इतना आपको ब्याज मिलेगा। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि अगर RIDF में कोई पैसा कोई भी बैंक जमा कराती है, कब जमा कराती है, जब उसका प्राइवेट सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं होता है और जो शॉर्टफॉल होता है उस शॉर्टफॉल अमाउंट को जब RIDF में जमा कराती है तो उस RIDF में बैंक क्या करता है, RIDF क्या करता है, वो बैंक के लिए पेमेंट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करता है। वो क्या करता है कि अगर वो बैंक 5% का शॉर्टफॉल है तो बैंक रेट में से 2% माइनस कर दो, उतना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करेगा RIDF। अगर 5% से 10% तक का शॉर्टफॉल है तो बैंक रेट में से आप माइनस कर दीजिए 3%, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो पेमेंट करेगा RIDF। अगर 10% शॉर्टफॉल है या 10% से एबव पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हुआ बैंक रेट में से 4% माइनस होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।